सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। अब इसमें जेई में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसको हम देखेंगे। इसमें बेटे सबसे पहले हमने फैराडे का लॉ देखा था। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडे के लॉ के अनुसार E इक्वल्स टू होता है -d∅/dt। सबसे बेसिक और सबसे पहले हमने यही फॉर्मूला देखा था, है ना। और इसमें फाई मतलब क्या होता है, फ्लक्स होता है BDS cos थीटा वाला। याद है, इसको हमेशा हमेशा याद रखना है। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसा है। यहां पर सीलिंग से एक कॉइल लटक रही है, ठीक है। ये ऐसी कॉइल यहां से लटक रही है और नीचे मैग्नेटिक फील्ड है। So the magnetic field is in a horizontal direction, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो कॉइल है इसका रेडियस आपको दिया है R, ठीक है। R is the radius of the coil, ठीक है। This coil is performing, इधर लिख देता हूं, coil performs SHM. Coil is performing simple harmonic motion with theta equals to theta naught sin omega t, ठीक है। जहां पर थीटा जो है, थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल with vertical, angle made with the vertical, ठीक है। आपसे पूछा है बेटे फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो देखिए कहां से कहां क्वेश्चन बन गया ये। तो ये क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर क्वेश्चन बना, ठीक है। और EMI में और SHM इसमें रिलेशन है। तो अब यहां पर हमसे पूछा है कि भाई आप ढूंढिए कि कितना यहां पर EMF इंड्यूस हुआ है। ऑलराइट, तो क्या करना होगा अभी बोलिए। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहली बात आप देखोगे कि भाई यहाँ पर थीटा अगर पता है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड B है, ठीक है। B के टर्म्स नहीं आएगा वो, ठीक है। तो अब ये जो कॉइल है, ये कॉइल में फ्लक्स जो होगा वो किसके साथ बदलेगा, पहले इसके देखना है हमें, है ना। तो ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो फाई जो होता है B/ds cos थीटा, है ना। अब ध्यान से देखो, अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट है। एरिया ऑफ द कॉइल ये भी कांस्टेंट है। तो क्या यहां पर थीटा कांस्टेंट है? नहीं। यहां पर जैसे जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है इसका टू एंड फ्रो, ये ऐसे मोशन करेगा ना, टू एंड फ्रो मोशन होगा इसका।
तो ये मोशन जो होगा उसके साथ साथ एंगल बदल रहा है। क्या बदल रहा है? एंगल बदल रहा है। और इसीलिए हमें लिखना पड़ेगा कि E will be minus d5 by dt, right? So this will be d by dt of, अच्छा ये जो एंगल है क्या वो यही एंगल है? तो इसको देखना पड़ेगा। ये जो एंगल यहां पर दिख रहा है क्या ये वही एंगल है? तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये किसी पोजीशन ऐसे पोजीशन एंगल थीटा पर चला गया। तो आपका जो कॉइल है, तो अब कॉइल का एरिया वेक्टर जो है तो वो इधर है, ये है एरिया वेक्टर ds। क्यों भाई? ये समझ में आ रहा है? ये कॉइल का एरिया वेक्टर ds। अगर ये एंगल है थीटा तो इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो बनाया हुआ एंगल है क्या ये भी थीटा ही रहेगा? तो हाँ थीटा ही रहेगा। कैसे? क्योंकि देखो इसको आगे एक्सटेंड कर लो, ये अगर थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। नहीं समझे? अगर ये एंगल होगा थीटा, है ना, तो इस तरह आगे इसको एक्सटेंड करा लो इधर, तो ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। ठीक है? तो इसका मतलब हाँ वर्टिकल के साथ जो एंगल बना वही एंगल बन रहा है आपके इसके साथ। तो यही एंगल थीटा हमें कंसिडर करना है, विच इज नथिंग बट थीटा नॉट साइन ओमेगा टी। थीटा नॉट साइन ओमेगा टी, बात खत्म। ठीक है? सो बन गया, हो गया आपका काम। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका एरिया जो होगा, अच्छा ये हो गया थीटा के साथ, है ना। लेकिन अब डायरेक्टली थीटा नहीं लिख सकते हम, डी बाई डी टी ऑफ बी डी एस होता है ना पूरा, तो वो पूरा पूरा फुल टर्म में लिखना होगा मुझे, तो वो कॉस में भी आ जाएगा, है ना। तो बस इतना लिखना काफी नहीं है, तो इतना लिखना काफी नहीं है, बी डी एस सब लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे सबसे पहले बी इंटू इसका जो एरिया होगा, इस कॉइल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और वो कॉस थीटा की जगह पर आएगा थीटा नॉट साइन ओमेगा टी, कॉस ऑफ थीटा नॉट साइन ओमेगा टी। क्यों भाई? ऐसे होगा ना, राइट? क्लियर? इस तरह। तो ये इस तरह होगा, कॉस ऑफ थीटा नॉट साइन ओमेगा टी होगा। तो फिर अब आगे अगर देखा जाए तो फिर ये अब आसान है। अब इसमें से b कांस्टेंट पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट वो बाहर आएगा, इक्वल्स टू माइनस ऑफ b पाई आर स्क्वायर और कॉस ऑफ थीटा नॉट साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ cos ऑफ थीटा नॉट साइन ओमेगा टी। तो क्या ये फंक्शन अंडर फंक्शन है? जी हाँ, इट इज फंक्शन अंडर फंक्शन। तो पहले ये जो पूरा ब्रैकेट है आपका, ये पूरा ब्रैकेट, तो ये थीटा है, तो पहले इसका कर लेंगे। तो ये बनेगा दिस इज इक्वल्स टू माइनस बी पाई आर स्क्वायर, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ऑफ थीटा नॉट साइन ओमेगा टी इनटू अंदर वाला जो भी था उसका डिफरेंशिएशन। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, थीटा नॉट साइन ओमेगा टी का क्या होगा, इसका होगा थीटा नॉट कॉस ओमेगा टी
लेकिन अंदर ओमेगा टी है, तो इनटू फिर से ओमेगा करना पड़ेगा, तब जाके कंप्लीट होगा ये। तो चलो ये बनेगा ई इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और वो थीटा नॉट कॉस ओमेगा टी ओमेगा, और ये साइन ऑफ ये पूरा झमेला। तो थीटा नॉट ओमेगा को पहले ले ले आता है यहाँ पर, तो ये बी पाई आर स्क्वायर थीटा नॉट इंटू ओमेगा इंटू ये साइन ऑफ ब्रैकेट थीटा नॉट साइन ओमेगा टी इंटू cos omega t. This will be your answer. ये आंसर बनेगा अपना। क्या समझ में आया? ये क्या हुआ रे? तो क्या यहां तक समझ में आया? तो दिस इज योर आंसर, E equals to b pi r square theta naught omega sin theta naught sin omega t into cos omega t. Right. किसी को समझने में कहीं भी दिक्कत है तो मुझसे पूछिए, ठीक है? आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये इस तरह से कॉइल्स दिया है जिसमें एक बैटरी ऑलरेडी कनेक्टेड है 6 वोल्ट वाली, और यहाँ पर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये पूरा सिस्टम रख दिया है। द होल सिस्टम इज केप्ट अंडर द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ओके, विच इज बी। इसका जो साइड है, ये दो स्क्वायर्स हैं, सो स्क्वायर्स ऑफ साइड ए एंड बी, इसका साइड है ए, इसका साइड है बी, are placed in magnetic field B equals to 4t, where t is instantaneous time. Okay, find the current induced. आपसे पूछा है find the current induced. यहाँ पर कितना करंट इंड्यूस हुआ? If resistance per unit length
resistance per unit length is 2 ohm per मीटर, ठीक है, 2 ohm पर मीटर। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या क्वेश्चन है। ये इस तरह के दो कॉइल्स दिए हैं हमें और हमसे पूछा है कि यहां पर कितना करंट इंड्यूस होगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले समझ जाओ कि भाई यहां पर कौन चेंज हो रहा है, और कौन चेंज हो रहा है वो ढूंढो, कौन चेंज हो रहा है। अगर ये समझ गया तो कितना इंड्यूस ईएमएफ आएगा, ईएमएफ से फिर करंट आएगा। तो चलिए देखते हैं, कर पाओगे आप, ट्राई करोगे, देखते हैं कौन कौन ट्राई करता है। कौन कौन है अपने साथ? गायत्री है, हर्षवर्धन, प्रथमेश, रोहित, सोहम, तेजस। अभी तो बताइए क्या करना होगा। सबसे पहले समझ जाओ कि कौन बदल रहा है, कौन बदल रहा है यहां पर। यस, बदल कौन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। बाकी सब कांस्टेंट है ना। कोई मोशन हो रही है क्या कहीं? कुछ मोशन नहीं, कुछ नहीं, बस चेंज कौन हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है। तो कोई बात नहीं, मैग्नेटिक फील्ड को बदलने दो। तो हम लिखेंगे E इक्वल्स टू होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, और माइनस साइन हमेशा दिखाता है कि वो अपोज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी जिसको हमें पहचानना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर फाइव की जगह पर आएगा बी डी एस कॉस, फिर से जीरो, कॉस जीरो वन होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, ये देखो किसी ने फास्ट आंसर लाया, हर्षवर्धन ने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू ए प्लस बी। नहीं बेटे, ये नहीं रहेगा करंट। करंट रहेगा 6 प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर अपॉन 8a प्लस बी, ये आंसर रहेगा इसका। देखो, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, कहीं तो तेरा छोटा गलती हुआ होगा, ध्यान से देख। डी फाइव बाई डी टी में मैग्नेटिक फील्ड है 40, है ना। एरिया कितना? पहले हम बात करेंगे दोनों का एक साथ बात करने से अच्छा है कि अलग अलग बात करते हैं, है ना। तो बड़े वाले की, ये पहले वाले को नाम दे देते हैं फर्स्ट, ये है फर्स्ट लूप और ये है सेकंड लूप। दोनों की अलग अलग बात करते हैं बेटे। तो पहले मैं किसके लिए कर रहा हूं? फॉर फर्स्ट लूप, फॉर फर्स्ट स्क्वायर, पहला स्क्वायर, ठीक है, पहले स्क्वायर के लिए। तो पहले स्क्वायर में उसका मैग्नेटिक फील्ड 40 और उसका एरिया डीएस, एरिया कितना? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। मैं अलग अलग क्यों कर रहा हूं? क्योंकि दोनों में डायरेक्शन अलग अलग रहने वाला है, इसीलिए ए स्क्वायर इंटू कॉस जीरो होता है 1, तो इसीलिए ये बनेगा माइनस 4a स्क्वायर, और t है तो डिवाइड डी टी ऑफ t इज 1, तो इसलिए माइनस 4a स्क्वायर। ये रहेगा ईएमएफ इन द फर्स्ट, इसको नाम दे देंगे E1। अब इसका दिशा भी हमें कंसिडर करना होगा कि इसका डायरेक्शन किधर होगा। अब डायरेक्शन ऑफ E1 कैसे ढूंढेंगे आप, कहां से ढूंढेंगे? तो आसान है। सबसे पहले देखो कि जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड है 4t, तो t जैसे जैसे बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इसने क्या करना चाहिए? बढ़ते हुए फ्लक्स को कम करना चाहिए, अपोज करना है ना।
तो बढ़ते हुए फ्लक्स को कम करना है। तो अभी अपना मैग्नेटिक फील्ड किधर है? एक्सटर्नल वाला अंदर की तरफ है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला, ये एक्सटर्नल है ना, ये किधर है? ये है अंदर की तरफ जाता हुआ। तो हमें प्रोड्यूस किधर करना है? अभी बाहर की तरफ। और जब बाहर की तरफ प्रोड्यूस करना है तो कैसे करते हैं हम? तो साउथ से अंदर जाता है, नॉर्थ से बाहर आता है। साउथ अंदर की बात है, क्यों भाई? और नॉर्थ से बाहर आता है ना, तो इसका मतलब कौन सा पोल जनरेट करना है हमें? नॉर्थ। और नॉर्थ पोल जनरेट करने के लिए कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होने के लिए पहले लूप में जो ई बनेगा तो वो कैसा बनना चाहिए? तो ई बनेगा तो उसका यहाँ पर ड्रॉ करता हूं, ये तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा अपने करंट को। तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करंट को घुमाएगा। ठीक है, इसका नाम है E1। एग्रीड? सब लोग को ये बात समझ में आ गई? क्लियर है अभी? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि दूसरे वाले में करंट को कैसे घुमाना है हमें। तो दूसरे वाले की बात करते हैं, E2 की बात करते हैं। E2, अब E2 में फिर से माइनस d∅dt ऑफ 4t इंटू उसका एरिया कितना? b²। तो ये -4b², ये बनेगा E2। अब इसका दिशा किधर होगा? अब इसका दिशा भी इस तरह से होना चाहिए कि बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को, फिर से फ्लक्स बढ़ रहा है ना, तो फ्लक्स को कम करना है, तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना है। बाहर की तरफ प्रोड्यूस करना है तो इसको कैसे जाना पड़ेगा? फिर से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, शाबाश, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए इसको ऐसे रहना पड़ेगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका नाम होगा E2। एग्रीड? और अब पूरे लूप को ध्यान से देखो। अब पूरे लूप को जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा? पहले टोटल ईएमएफ की बात करते हैं। तो चलो, टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट, टोटल ईएमएफ कितना होगा? 6। ये प्लस है, ये प्लस जाके मिला इसके माइनस को, तो ये इसको सपोर्ट कर रहा है। तो 6 प्लस E1 और आगे जाके माइनस E2, तो ये बनेगा 6 और ये प्लस E1 क्योंकि उसको सपोर्ट कर रहा है, प्लस E1। और ये कनेक्शन ये समझते हो ना, ये क्या है? ऊपर से है ना, ये उसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ये। ठीक है, इसको ऐसे ऊपर से जा रहा है वो, और ऐसे जाके ये अपोज कर रहा है E2 माइनस E2। तो ये होगा टोटल ईएमएफ कितना होगा? वो 6 प्लस E1 कितना? 4a² माइनस E2 कितना होगा? 4b²। उसके साथ जो साइंस आए हैं प्लस और ये -4a² -4b², इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनके जो साइंस है वो उनके डायरेक्शंस दिखाते हैं, और वो डायरेक्शंस को हमने डायग्राम में ऑलरेडी ड्रॉ किया है। ये हो गया टोटल ईएमएफ बेटे। अब टोटल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हमें दिया है क्वेश्चन में कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज 2।
पूरा लेंथ कितना है? इसका लेंथ है 4a और इसका लेंथ है 4b। सो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 2 इंटू टोटल लेंथ है 4a प्लस 4b। चलो बात खत्म। ये 4 कॉमन आके 8 बन जाएगा। तो करंट I मस्ट बी इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये बनेगा 6 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर डिवाइड बाय 8a प्लस b एंड दैट विल बी योर आंसर। क्या ये सबके समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। Is it clear to all now? इसमें आपको कोई भी दिक्कत आ रही है किसी भी स्टेप में मुझसे पूछिए। ठीक है, तो देखिए अब ये क्वेश्चन फिर से ट्रांसवर्स परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू KT, रेडियस है A, इस सर्कल का सर्कुलर कॉइल है जिसमें 3 रेजिस्टेंसेस है R, और आपसे बोला है कि इसका रेडियस अगर है A तो इसमें यह बताइए कितना। और आपको बोला है कि रेजिस्टेंसेस तीनों R। करंट नहीं पूछा है, हाँ क्या पूछा है? इंड्यूस्ड EMF ही पूछा है। तो चलिए पहले देखते हैं कि इसमें कितने लूप है। 2 लूप्स हैं। कितने लूप है? 2 लूप है इसमें। तो अगर देखा जाए तो ऊपर वाले लूप में एकदम आसान है। तो अगर आप ऊपर वाला लूप देखोगे, पहला लूप, तो इस ऊपर वाले लूप में अपर लूप की बात करते हैं। अपर लूप में कितना EMF होगा? तो d∅dt। क्यों भाई? d/dt ऑफ इसमें फाई कितना होगा? b ds cos 0 ही है तो टेंशन नहीं है अपने को। तो ये बनेगा माइनस d/dt ऑफ b कितना है? KT, और उसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर का आधा, मतलब पाई a स्क्वायर बाय 2। क्यों भाई? तो इसका मतलब माइनस के पाई a स्क्वायर बाय 2 इंटू टी का डिफरेंशिएशन आएगा 1। तो इसलिए यही रहेगा, ये रहेगा ऊपर वाला, E1 बोल देंगे इसको, चलेगा? अपर लूप के लिए इतना। क्लॉकवाइज रहेगा कि एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको देखना है। क्लॉकवाइज रहेगा कि एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, इसको देखना है। तो हर्षवर्धन ने रिप्लाई किया है पाई ए स्क्वायर के, पाई ए स्क्वायर के, ठीक है। ये E1 है।
ये ऊपर वाले में मैग्नेटिक फील्ड अगर देखी जाए B इक्वल्स टू के टी, ये बढ़ रही है तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो बढ़ते हुए फ्लक्स को हमें कम करना है, तो बाहर की तरफ कौन होता है? नॉर्थ पोल, ध्यान में रखना, बाहर की तरफ नॉर्थ पोल, तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं कि ऊपर वाले लूप में एंटी क्लॉकवाइज E1। अब लोअर लूप की बात करते हैं। लोअर लूप में कुछ अलग चीजें नहीं दिखाई दे रही है, सब चीजें तो सेम ही दिखाई दे रही है मुझे। क्यों भाई? सब कुछ तो सेम ही है, एरिया भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो उतना ही होगा ना, के पाई ए स्क्वायर बाई 2। और क्या ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा? बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज ही होगा, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है नीचे वाले में, सिमेट्रिक है। तो फिर क्या करना होगा? बस हो गया काम। ये कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। फिर से ये भी एंटी क्लॉकवाइज, E2, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, बात खत्म। टोटल ईएमएफ, तो टोटल ईएमएफ विल बी E1 प्लस E2। तो के पाई ए स्क्वायर बाय 2 प्लस के पाई ए स्क्वायर बाय 2 विच विल बी के पाई ए स्क्वायर। सही है हर्षवर्धन का, के पाई ए स्क्वायर। क्लियर, समझाइए। आंसर आया के पाई